आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स को। लेक्चर को आसान बनाने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन सिंथेसिस आप लोगों को शॉर्टली समझाऊंगा, फिर उसके बाद आऊंगा टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स कि हमारे पास कौन कौन से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स कैसे कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करूंगा प्रोटीन सिंथेसिस को। ये जो लेक्चर है इसका एक हमारा एक सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है विद इन 20 मिनट्स, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसा है। मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा पहले उस लेक्चर को देखो, अगर देखा है तो इट्स ओके। अब यहाँ पर आते हैं टुवर्ड्स द प्रोटीन सिंथेसिस कि ये कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। आप लोगों को याद है कि डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए को बना लेता है बाय मीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये मैसेंजर आरएनए बाय मीन ऑफ फिर ट्रांसलेशन जो है ये राइबोसोम्स फिर इनकी कन्वर्जन करता है। तो यहां पर आप लोग कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन करता है इस मैसेंजर आरएनए की, तो फिर बनता है लास्ट में एक प्रोटीन। ये हमारा क्या है, इन शॉर्ट प्रोटीन की सिंथेसिस की अंडरस्टैंडिंग है। अब ये होता कैसे, ये स्टेप्स आप लोग समझ लें, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स के ऊपर जो है हमारे जो क्लासेस हैं प्रोटीन सिंथेसिस के जो इनहिबिटर्स हैं वो इन्हीं स्टेप्स के ऊपर एक्शन करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कि होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। आप लोग जानते हैं डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है, ये मैसेंजर आरएनए फिर फाइंड करता है राइबोसोम्स को, और हमारे राइबोसोम्स के जो है वो दो यूनिट्स हैं, एक स्मॉल एक लार्ज, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। यहां से बात को स्टार्ट करते हैं। ये मैसेंजर आरएनए आएगा, यहां पर हमारे पास होगा स्मॉल यूनिट ऑफ द राइबोसोम, और फिर यहां पर होगा एक लार्ज यूनिट ऑफ द राइबोसोम। ये आकर के ये मैसेंजर आरएनए इसके बाद बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी देखो ये मैसेंजर आरएनए हुआ, मैसेंजर आरएनए, ये स्मॉल यूनिट और ये लार्ज यूनिट हुआ, किसका, राइबोसोम्स का। अब ये कॉम्प्लेक्स बना, इसको बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यहां से जो है फिर इनिशिएशन शुरू होती है, किस चीज की, ट्रांसलेशन की इनिशिएशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की इनिशिएशन शुरू हो जाती है। गॉट, वेरी सिंपल। अभी क्या हुआ, यहां पर 50s और 30s जो राइबोसोम्स की यूनिट्स हैं, ये दोनों यूनिट्स की असेंबली होती है। असेंबली के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जो है अटैचमेंट साइट जो है बन जाते हैं। लार्ज यूनिट जो है यहां पर हमारे पास 3 अटैचमेंट साइट होते हैं, यहां पर 1 2 3 लार्ज के ऊपर। ओके, लार्ज जो यूनिट हमारे पास है 50s, इसको बोलते हैं ए साइट, ये पी साइट, और ये बोलते हैं इसको ई साइट। ये नाम क्यों दिए हैं, वो इसलिए क्योंकि यहां पर ए साइट पर जो है ट्रांसफर आरएनए आता है। कौन सा ट्रांसफर आरएनए, एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए। तो एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए फिर कैसे हुआ, ये वो आरएनए है जिसके ऊपर अमाइनो एसिड बाइंड होता है। तो एक ट्रांसफर आरएनए जो है यहां से आ रहा होता है, ट्रांसफर आरएनए कौन सा वाला, एक्टिवेटेड वाला। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कहते हैं क्योंकि इस आरएनए के ऊपर जो है एक अमाइनो एसिड है जो एक्टिव हो गया होता है। उस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को बोलते हैं अमाइनो एसाइल, अमाइनो एसिड। तो वो एक्टिवेटेड अमाइनो एसाइल अमाइनो एसिड जो है पहले टीआरएनए के साथ बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद फिर वो आता है इस टीआरएनए को, एक्टिवेटेड टीआरएनए पर हम कहते हैं, ये फिर आकर के इस ए साइट पर बाइंड करता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं ए साइट ऑफ द फॉर द टीआरएनए। कौन सा टीआरएनए, एक्टिवेटेड टीआरएनए। तो ये ए इसलिए कहती है क्योंकि ये इसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए। इन शॉर्ट यहां पर क्या हुआ, अटैचमेंट होगी किसकी, टीआरएनए की। पी क्या है, पेप्टाइड। यहां पर जो हमारा प्रोटीन है वो असल में बनेगा। आप लोग जानते हैं अमाइनो एसिड जब एक होता है, फिर 2 फिर 3 अमाइनो एसिड चेन अप करते हैं, तो फिर वो पहले पेप्टाइड बनाते हैं, फिर पॉलीपेप्टाइड, फिर उसके बाद एक प्रोटीन बनाते हैं। जब चेन इसका एलोंगेट होता है, अमाइनो एसिड जब बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। फिर उसके बाद यहां पर ई साइड क्या है, इसका मतलब है एग्जिट। होता क्या है, क्योंकि हमारा जो टीआरएनए है वो ए से आकर के अटैच करता है, फिर पी पर पेप्टाइड बनाता है, फिर ई जो है यहां से एग्जिट करता है। ये अंडरस्टैंडिंग हुई रिगार्डिंग ए पी ई नेम्स। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जब अटैचमेंट होती है फिर उसके बाद कोडॉन एंटी कोडॉन की पेयरिंग होती है। अभी ये क्या है, टीआरएनए के पास होते हैं एंटी कोड, और मैसेंजर आरएनए से ने डीएनए से कोड लाए होते हैं। तो इन कोड्स को एंटी कोड करने के लिए टीआरएनए के पास स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, जो ये दोनों जो है फिर क्या करते हैं, जब पेयरिंग करते हैं तो फिर ये उस मैसेज को रीड कर लेते हैं। जब मैसेज को रीड करते हैं फिर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को जो है यहाँ पर ये बाइंड करवा सकते हैं, और बाइंड करवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो कोडॉन एंटी कोडॉन की पेयरिंग होगी, फिर उसके बाद जो है ट्रांसलोकेशन होगी। मैंने कहा टीआरएनए पे आएगा ए की तरफ, पी ए से पी, पी से ई के बाद यहां से निकलेगा, तो ये ट्रांसलोकेशन इसकी होती है इस तरह से। तो ये ट्रांसलोकेशन हुआ। यहां पर दो हमारे पास लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रांसलोकेशन जो है टीआरएनए का होता है, और साथ में जो पेप्टाइड बन रहा होता है वो भी ट्रांसलोकेट कर रहा होता है। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है, दोनों का अप्रोक्सिमेशन कीजिए। फिर उसके बाद है हमारे पास पेप्टाइडेशन।
जाहिर सी बात है कि जब टीआरएनए के पास एक अमीनो एसिड है ना, वो यहाँ पर लाएगा पी पर, यहाँ पर पी पर एक अमीनो एसिड है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरह से हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ चेन अप चेन अप चेन अप चेन अप, तो वो प्रोटीन बनेगा इस तरह से ना कि एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड। तो ये पेप्टाइडेशन कैसे होगी? बाय मीन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होगी। तो यहाँ पर बाय मीन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है ये पेप्टाइडेशन होगी और एक प्रोटीन बनेगा। तो ये क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हुआ पेप्टाइडेशन, यहाँ पर फिर क्या होगी? पेप्टाइड बनेगा। तो इस तरह से हमारे ये स्टेप्स कंप्लीट होते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है कि जब ये पेप्टाइड कंप्लीट हो जाता है फिर ये सेपरेट हो जाता है और एक प्रोटीन जो है, एक फंक्शनल प्रोटीन फिर अवेलेबल होता है। तो फिर वो जो भी काम होगा उस प्रोटीन का वो फिर वो करेगा। अभी आते हैं टुवर्ड्स हमारे क्लासेस के प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के कितने क्लासेस हैं और इनके क्या फंक्शन है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जितनी भी क्लासेस हैं उनके सारे फंक्शन यहां पर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास है लिनोजोलेट। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? अगर कोई पूछे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिनोजोलेट, सिंपल आपने कहना है कि ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को जो है वो इनहिबिट करेगा। ये हमारे पास क्या है? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। ये तीनों जो है फिर ये आएंगे नहीं, इनका कॉम्प्लेक्स फिर नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लिनोजोलेट। अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का। पहले आप लोग समझ ले कि हमारे पास क्लासेस कौन कौन से हैं। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं एक क्लास, मैक्रोलाइड्स दूसरा क्लास, टेट्रासाइक्लिन तीसरा क्लास, और फिर जो अदर हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं लाइक क्लोरामफेनिकोल और लिनोजोलिड ये हमारे पास अदर में आते हैं। अभी इन सब को मैंने शॉर्टली स्टेप बाय स्टेप यहां पर लिखा ताकि समझने में आसान हो और याद करने में भी आसान हो, सिंपल। तो क्या हुआ? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के लिए वेरी स्पेसिफिक लिनोजोलेट। फिर हमारे पास है 50s 30s की जो असेंबली हो जाती है, फिर उसके बाद साथ साथ ये जो कोडॉन एंटीकोडॉन की पेयरिंग होती है, इन दोनों के लिए हमारे पास फंक्शन है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। और अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के हमारे पास जो अब अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं? वो है एमिक-एसिन, केनामाइसिन, नियोमाइसिन, माइसिन, माइसिन वाले एक्सेट्रा। याद रखिएगा यहां पर माइसिन माइसिन जो है वो इसमें भी है हमारे पास, मैक्रोलाइड्स में भी है। तो आपने इन दोनों में से छंद छंद को याद करना है ताकि फिर जब वाइवा में हो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो माइसिन जो हमारे पास इतने जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं माइसिन वाले लाइक एमिक-एसिन, केनामाइसिन एक्सेट्रा जो हैं ये इसमें भी हैं। और माइसिन की प्रोनाउंसिएशन जो है वो इसमें भी है हमारे पास, कौन से? मैक्रोलाइड्स में है लाइक एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, कार्बोमाइसिन एक्सेट्रा, वो हमारे पास मैक्रोलाइड्स में भी हैं, मैक्रोलाइड्स और कीटोलाइड्स। तो आपने क्या करना है? अमीनो ग्लाइकोसाइड से भी 2-3 याद करने हैं और 2-3 आपने मैक्रोलाइड से भी याद करने हैं ताकि फिर वाइवा में या फिर रिटन में जो कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर जब आप लोग लिखते हैं तो फिर आप लोग ये जो माइसिन है वो इसको कंफ्यूज करके ना लिख सकें। इन शॉर्ट तो हमारे पास 50s 30s और असेंबली जो है, इन दो यूनिट्स की असेंबली और साथ में कोडॉन एंटीकोडॉन की जो पेयरिंग है, टीआरएनए का हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड होते हैं, तो इनकी टीआरएनए पर हमारे पास क्या होते हैं? एंटीकोड। मैसेंजर आरएनए पर क्या होते हैं? कोडॉन। इन दोनों की जो पेयरिंग होती है ये इन दोनों को इनहिबिट करना और साथ में 50s 30s की जो असेंबली है इन दोनों यूनिट्स को इनहिबिट करना, ये कौन कर रहा है? अमीनो ग्लाइकोसाइड्स करते हैं, मार्सिन वाले मेडिकेशंस। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का। इन शॉर्ट अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड, आपने कहना है कि दे आर सपोज टू इनहिबिट, ये इनहिबिट करते हैं 50s 30s के सब यूनिट्स जो हैं ये, और साथ में कोडॉन एंटीकोडॉन की पेयरिंग को ये इनहिबिट करते हैं। तो जब ये इनहिबिट होंगे जाहिर सी बात है फिर आगे का जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अटैचमेंट ऑफ द टीआरएनए। अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए को भी हम लोग इनहिबिट कर सकते हैं बाय मीन ऑफ व्हाट? हमारे पास जितनी भी टेट्रासाइक्लिन्स हैं, टेट्रासाइक्लिन में हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स हैं, डॉक्सीसाइक्लिन है और एटसेट्रा। तो हमारे पास जो साइक्लिन वाले हैं वो असल में क्या करते हैं? वो टेट्रासाइक्लिन है और वो इनहिबिट करते हैं अटैचमेंट ऑफ द टीआरएनए, अटैचमेंट ऑफ द टीआरएनए एट द ए। और इनका जो साइट ऑफ एक्शन है वो क्या है? ये बात भी आप लोगों ने मेंशन करनी है। इन टेट्रासाइक्लिन का जो साइट है वो असल में ये 30s का जो यूनिट है, कौन सा? 30s, यहां पर लिखता हूं, ये 30s का जो यूनिट है, 30s जो यूनिट है इसको हमारे जो टेट्रासाइक्लिन है ये इनहिबिट करते हैं। और इस तरह से हमारे होते हैं कौन कौन से? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के इनहिबिशन के लिए लिनोजोलेट, और अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इनहिबिट करना, कोडॉन एंटीकोडॉन की पेयरिंग, और 30s और 50s जो हमारे राइबोसोम्स की यूनिट है इनकी असेंबली को भी अमीनो ग्लाइकोसाइड इनहिबिट करते हैं। और साथ में जो टीआरएनए के अटैचमेंट है उसको इनहिबिट करते हैं कौन?
हमारे टेट्रासाइक्लिन्स जितनी भी है साइक्लिन, और 30S पर ये बाइंड करता है। अब आते हैं टुवर्ड्स द ट्रांसलोकेशन। मैंने कहा कि हमारे टीआरएनए जो है वो ए से पी से ई की तरफ ट्रांसलोकेट करता है, या फिर ट्रांसलोकेशन की अगर बात करें रिगार्डिंग द पेप्टाइड जो बनता है ये भी ट्रांसलोकेट करता है। तो इन ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कौन करता है? हमारे मैक्रोलाइड्स या कीटोलाइड्स जो हैं। मैक्रोलाइड्स मैंने कहा कि हमारे मैक्रोलाइड्स में भी हमारे पास माइसिन अवेलेबल है और अमीनोग्लाइकोलाइड्स में भी हमारे माइसिन अवेलेबल है। तो ये दोनों माइसिन है, इन दोनों में से दो दो तीन तीन याद कीजिएगा। जो मैंने रिमेंबर किए हैं रिगार्डिंग द अमीनोग्लाइकोसाइड वो हमारे पास क्या है? एमिकासिन, कैनामाइसिन और नियोमाइसिन, ये तीन वेल नाउन है। और रिगार्डिंग द मैक्रोलाइड जो है वो हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, कार्बोमाइसिन, ये मुझे रिमेंबर है। तो ये इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? रिमेंबर करने, मेमोराइज करने, दो दो तीन तीन, जब आप लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन जब आप लोग लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ट्रांसलोकेशन भी हो गया। तो ट्रांसलोकेशन को जब इनहिबिट करेगा तो फिर आगे जो है वो पेप्टाइड नहीं बनेगा ना। ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो अमीनो एसिड की फिर मजीद जो है वो एंट्री नहीं होगी, अमीनो एसिड एक दूसरे के ऊपर फिर चेनअप नहीं होगा। तो जब अमीनो एसिड चेनअप नहीं होगा, जाहिर सी बात है पेप्टाइड नहीं बनेगा। पेप्टाइड नहीं बनेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? मतलब इस तरह से हमारी ये जो क्लासेस हैं ये इनहिबिट करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को। नेक्स्ट हमारे पास है पेप्टाइडेशन। ये क्या है? हमारे पास वेल नोन क्लोरमफेनिकोल है। ये पेप्टाइड जो है यहाँ पर जब बनता है, जब यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है ना, यहाँ पर हमारे पास है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। तो ये जो हमारे पास क्लोरमफेनिकोल है असल में इस ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है पेप्टाइडेशन नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि पेप्टाइडेशन नहीं होती फिर तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इन शॉर्ट हमारे जितने भी ये क्लासेस हैं लाइक लिनिसोलिड, अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरमफेनिकोल, तो ये क्या है? ये असल में प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं डिफरेंट तरीकों से। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी क्वेश्चन है ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।